नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। विद्यार्थियों के लिए इससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी आपको किसी भी तरह के सामाजिक फंक्शन में शामिल नहीं होना है। किसी भी तरह के बहुत जो आपका समय बर्बाद करता है उस तरह की एक्टिविटीज हो नहीं रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप लोगों का मात्र एक कर्तव्य बनता है कि मन लगाकर पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें कि आने वाला जो भी एग्जाम हो उसको निश्चित तौर पर हम क्लियर कर पाएं। इस तरह से अभी से ही आप तैयारी में लगे रहिए। ये दुनिया के लिए भले जो है ना, ये कोरोना है, लेकिन आप लोगों के लिए ये कुछ कोरोना है। ध्यान रखना है, आप लोग को समझना है इस बात को और पढ़ाई करना है। तो चलिए मित्रों, बहुत ज्यादा समय आपका ना बर्बाद करते हुए हम प्राचीन भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। और कल हम लोग किए थे पिछले क्लास में मौर्य प्रशासन, और मौर्य प्रशासन में भी किए थे केंद्रीय प्रशासन। आज हम लोग कर रहे हैं प्रांतीय प्रशासन। कौन प्रशासन भाई? प्रांतीय प्रशासन। तो सबसे पहला शीर्षक बना लीजिए आप लोग, मौर्य प्रशासन। और मौर्य प्रशासन में हम लोग पहले क्लास में कर चुके हैं केंद्रीय प्रशासन। आज हम लोग करेंगे प्रांतीय प्रशासन। भाई क्लियर? चलिए, तो मौर्य प्रशासन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप लोगों का एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए, प्रांतीय प्रशासन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये पूछेगा कि अशोक के समय, किसके समय? अशोक के समय प्रांतों की संख्या थी। अशोक के समय प्रांतों की संख्या थी, तो 5 प्रांत थे अशोक के समय में। क्लियर? तो अशोक के समय में प्रांतों की संख्या कितनी थी? अगर पूछे आंसर क्या देंगे आप लोग? 5। क्लियर है आप लोगों का? चलिए, 5 में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो प्रांत है वो है उत्तरापथ। क्या नाम है भाई? उत्तरापथ। और उत्तरापथ की राजधानी है तक्षशिला। तो अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या कितनी? 4। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग से पूछा जा सकता है कि बताइए अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी। अब कर पाएंगे आप लोग? चलिए, आइए दूसरा देखते हैं, दक्षिणापथ। कौन पथ भाई? दक्षिणापथ। और दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। क्या राजधानी का नाम है? सुवर्णगिरी। तीसरा राज्य है अवंती। कौन भाई? अवंती। और अवंती की राजधानी है उज्जैनी। क्लियर है? चलिए, चौथा है प्राची प्रदेश, या फिर इसको कह सकते हैं पूर्वी प्रदेश। क्या कह सकते हैं हम लोग भाई? पूर्वी प्रदेश। और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। क्लियर? और 5वां है कलिंग। 5वां कौन है? कलिंग। और कलिंग की राजधानी तोशाली। तो ये 5 प्रांत थे अशोक के समय। प्रांतों की संख्या बताइए, अशोक के समय कितने हैं? 5। 5 प्रांत और 5 की राजधानी। कई बार आप लोगों को मैच कराने के लिए दे देता है, कई बार अकेले कोई प्रांत और उसकी राजधानी पूछ देगा, तो आप लोग अब कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है वो है प्रांतीय विभाजन। क्या है? प्रांतीय विभाजन। इसको अच्छे से समझिए आप लोग। प्रांतीय विभाजन, क्लियर है? प्रांतीय विभाजन, प्रांतीय विभाजन में सबसे ऊपर है साम्राज्य। और आप लोग को पता ही है कि साम्राज्य के जो प्रमुख हैं वो कौन कहलाते हैं? सम्राट। क्लियर है? साम्राज्य के नीचे है प्रांत।
साम्राज्य के नीचे क्या है? प्रांत। अब ये क्वेश्चन कई बार आप लोग को एग्जाम में पूछा गया है कि मौर्य काल में प्रांत को क्या कहते थे? मौर्य काल में प्रांत को क्या कहते थे? तो मौर्य काल में प्रांत को हम लोग चक्र भी कहते थे। चक्र, क्लियर है? तो मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहते थे? प्रांत को क्या कहते थे? क्वेश्चन कर पाएंगे? आइए, प्रांत के प्रमुख को क्या कहते थे? कुमार या फिर आर्यपुत्र, क्लियर है? आइए, प्रांत के नीचे होता था मंडल, और मंडल को आज के कमिश्नरी की तरह हम लोग कह सकते हैं। आज जैसे कमिश्नरी है उसी तरह उस समय क्या था? मंडल। और मंडल के प्रमुख कौन थे? मंडल के प्रमुख कौन होते थे? तो मंडल के प्रमुख को हम लोग कहते थे प्रदेष्टा या फिर प्रादेशिक, क्लियर है? आइए, मंडल के नीचे होता था आहार या विषय। आहार या विषय, मंडल के नीचे क्या होता था? आहार या विषय। और इसकी स्थिति कैसी है आज के समय में? जिला की तरह, क्लियर है? आइए, इसके प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे? आहार या विषय के प्रमुख अधिकारी को। तो विषयपति या स्थानिक, क्लियर है? आइए, आहार के नीचे क्या होता था? आहार या विषय के नीचे क्या होता था? तो आंसर ध्यान देंगे आप लोग, स्थानीय। क्या ध्यान देंगे? स्थानीय। तो आहार के नीचे क्या होता था? तो आप लोग अब कर पाएंगे स्थानीय, क्लियर है? अब पूछेगा स्थानीय क्या, तो आंसर देंगे हम लोग 800 ग्रामों का समूह। 800 ग्रामों का समूह। तो 800 ग्रामों के समूह को मौर्य प्रांतीय प्रशासन में क्या कहते थे? स्थानीय, क्लियर है? स्थानीय के नीचे होता है द्रोणमुख। द्रोणमुख, स्थानीय के नीचे क्या हुआ? द्रोणमुख। 400 ग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? द्रोणमुख। 400 ग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? द्रोणमुख, क्लियर है? आइए अगला देखिए अब आप लोग, खारवटिक। ये कितने ग्रामों? तो 200 ग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? खारवटिक। खारवटिक के नीचे है संग्रहण। संग्रहण, खारवटिक के नीचे क्या है भाई? संग्रहण। और संग्रहण कितने ग्रामों के समूह को कहते हैं? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा आप लोगों का। तो 10 ग्रामों के समूह को, 10 ग्रामों के समूह को, क्लियर? आइए, और लास्ट है ग्राम। ग्राम में याद रखिएगा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, अगर आप लोग से पूछे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, आंसर क्या देंगे? ग्राम। और ग्राम के प्रमुख को कहते थे ग्रामनी। ग्राम के प्रमुख को हम लोग क्या कहते थे भाई? ग्रामनी। तो ये हुआ मौर्य साम्राज्य की प्रांतीय विभाजन। अगर आप लोग से आज के बाद पूछे मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय विभाजन, बता पाएंगे? क्या बताएंगे भाई? सिंपल बात, पहले साम्राज्य, उसके बाद प्रांत, उसके बाद मंडल, उसके बाद आहार या विषय, उसके बाद स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण और ग्राम। अब इसमें से कोई भी आप लोग को क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन बना सकता है कि मौर्य प्रशासन में जिला स्तर पर जो इकाई है उसका नाम क्या है? आहार या विषय। कमिश्नरी स्तर की इकाई को मंडल, 200 ग्रामों के समूह को खारवटिक, 400 ग्रामों के समूह को द्रोणमुख। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन दे सकता है आप लोग को कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, यह क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन को अगर टफ बनाना हो तो 4 का क्रम तोड़ के दे देगा और आपको पूछेगा कि सही क्रम क्या है। तो अगर 2-4 बार आप अच्छे से इसको ध्यान में रखे हैं
तो इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, अन्यथा ये क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर आकर बोलेंगे कि सर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत उल्टा पुल्टा पूछता है। भाई उल्टा पुल्टा नहीं पूछता है, एक्चुअली हम लोग पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ेंगे तो प्रश्न बनेगा। और एंशिएंट इंडिया में जो भी टॉपिक्स हम अभी तक आप लोग को करवाए हैं, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग कोई भी परीक्षा दें, अब यहां से बाहर नहीं आना है। और इसी तरह से हम मॉडर्न इंडिया भी करवाएंगे, मेडिएवल भी करवाएंगे, अन्य और पेपर ज्योग्राफी, साइंस सारा करवाएंगे। बस सिर्फ आप लोगों पर यह डिपेंड करता है, जितना ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ही, उससे कहिए ज्यादा मेहनत से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आप लोग के लिए आएंगे। तो ये सारा आप लोगों पर डिपेंड करता है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मित्रों में, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी, उसके बाद देखिए हम साइंस पढ़ाते हैं आप लोग को। साइंस में जैसे आप लोग को फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री बहुत टफ लगता होगा, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों का। इवन कि अगर आप चाहेंगे फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स करवाना, तो वो भी हम करवा देंगे आप लोग को, और फिर देखिए एकदम मजा आएगा, एकदम धुआं धुआं कर देंगे हम लोग साइंस को भी, ज्योग्राफी को भी। ज्योग्राफी जल्दी ही हम सोच रहे शुरू करेंगे आप लोगों का। तो ध्यान दीजिए, आप लोग मन लगाकर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब देखिए फिर मजा क्या आता है पढ़ने में, फिर हमको भी मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। क्लियर है? तो चलिए ध्यान देते हैं। तो ये प्रांतीय प्रशासन हुआ। कौन प्रशासन भाई? प्रांतीय प्रशासन, और इसमें प्रांतीय विभाजन अब आप लोग कर पाएंगे। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, नगर प्रशासन। कौन प्रशासन भाई? नगर प्रशासन। तो हम लोग केंद्रीय प्रशासन किए, प्रांतीय प्रशासन किए, अब कौन कर रहे हैं? नगर प्रशासन। क्लियर? आइए, मेगास्थनीज के अनुसार, किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार नगर के प्रमुख अधिकारी, मेगास्थनीज के अनुसार नगर के प्रमुख अधिकारी को कहते थे एस्ट्रोनोमोई। एस्ट्रोनोमोई। तो अगर अब आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि मेगास्थनीज के अनुसार नगर के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे, क्या आंसर देंगे आप लोग? आप लोगों का आंसर होगा एस्ट्रोनोमोई। क्लियर है? आइए, आप लोग को पता है ना कि नगर प्रशासन का जो स्रोत है वो है इंडिका। तो इंडिका से हम लोगों को नगर प्रशासन, या फिर कह सकता है पाटलिपुत्र प्रशासन, एक ही बात हुआ भाई, पाटलिपुत्र प्रशासन कहे या नगर प्रशासन। तो मेगास्थनीज नगर के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनोमोई। चलिए, अर्थशास्त्र के अनुसार, किसके अनुसार? अर्थशास्त्र के अनुसार नगर के प्रमुख अधिकारी थे, आंसर होगा नागरक। क्या आंसर देंगे? नागरक। क्लियर है? अब नागरक का प्रमुख कार्य क्या था? तो सफाई और कानून व्यवस्था। तो नगर की सफाई और कानून व्यवस्था किसके जिम्मे था? नागरक। अर्थशास्त्र के अनुसार, और यह है मेगास्थनीज के अनुसार या फिर इंडिका के अनुसार। तो मेगास्थनीज के अनुसार पूछे तो अलग आंसर होगा, अर्थशास्त्र के अनुसार पूछे तो अलग आंसर होगा। क्लियर है? आइए, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन, ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र का प्रशासन, किसका प्रशासन? पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों, कितने सदस्यों? 30 सदस्यों, 30 सदस्यों के एक समूह द्वारा होता था। ध्यान रखेंगे, पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों के एक समूह द्वारा होता था। किनके अनुसार?
मेगास्थनीज के अनुसार। और इस 30 सदस्यों के समूह को 6 समिति में बांट दिया गया था। 6 समिति में बांटा गया था। क्लियर है? और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। ध्यान दीजिए, अब कितने समिति में बांटा गया? 6। और प्रत्येक में कितने सदस्य हैं भाई? 5। क्लियर? तो 6 पंचे 30 सदस्यों का समूह। तो पूरे नगर प्रशासन को ये 30 सदस्यों का समूह निगरानी करता था। इस 30 सदस्यों के समूह को 6 समिति में बांटा गया और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5। और हर समिति की जिम्मेवारी तय थी कि किस समिति के जिम्मे क्या होगा। और यहां से भी प्रश्न पूछता है। तो अब आप लोग को लिखना है पहली समिति। कौन समिति भाई? प्रथम समिति। अच्छे से लिखिए, प्रथम समिति। तो नगर प्रशासन की जो प्रथम समिति है उसके जिम्मे क्या था? तो शिल्प कला समिति। शिल्प कला समिति। कौन समिति भाई? शिल्प कला समिति। तो प्रथम समिति को क्या कहते थे? शिल्प कला समिति। आइए दूसरी समिति। अब दूसरी समिति के अंतर्गत क्या था? तो याद रखिएगा, विदेश समिति। ये कैसा समिति? विदेश समिति। विदेशियों के रहने, खाने, घूमने फिरने, उसके गतिविधियों पर नजर रखने वाली जो समिति होती थी उसको कहते हैं विदेश समिति। दूसरी समिति। आइए तीसरी समिति। तीसरी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तीसरी समिति, इसको जनसंख्या समिति कहते हैं। जनसंख्या समिति। कौन समिति? जनसंख्या समिति। जनसंख्या समिति का काम था जन्म और मरण का रजिस्टर तैयार करना। क्लियर है? आइए चौथी समिति जो है उद्योग व्यापार समिति। चौथी समिति को हम लोग क्या कहेंगे? उद्योग व्यापार समिति। चौथी समिति को कहेंगे उद्योग व्यापार समिति। कौन समिति भाई? उद्योग व्यापार समिति। कोई डाउट है? नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, पांचवी समिति। पांचवी समिति वस्तु निरीक्षक समिति। वस्तु निरीक्षक समिति। कौन समिति भाई? वस्तु निरीक्षक समिति, पांचवी। अब आइए छठी समिति, विक्रय कर या कर निरीक्षक समिति। सीधे कर दीजिए, कर निरीक्षक समिति। तो ये 6 समिति नगर प्रशासन की देखरेख में लगा था। कितने समिति भाई? 6। बताइए फर्स्ट जो समिति है उसका क्या काम है? शिल्प कला समिति। दूसरी समिति को विदेश समिति। तीसरी समिति को जनसंख्या समिति। चौथी समिति को उद्योग व्यापार समिति। पांचवी समिति वस्तु निरीक्षक समिति और छठी समिति कर निरीक्षक समिति। तो ये हुआ नगर प्रशासन। कौन प्रशासन भाई? नगर प्रशासन। चलिए अब करते हैं हम लोग सैन्य प्रशासन। कौन? सैन्य। चलिए अब करते हैं हम लोग सैन्य प्रशासन। कौन प्रशासन? सैन्य प्रशासन। क्लियर है? कौन प्रशासन भाई? सैन्य प्रशासन। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनानी लेखक हैं जस्टिन। जस्टिन के अनुसार, या जस्टिन ने कहा था, किसने कहा था भाई? जस्टिन ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य की सेना, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह है। डाकुओं का गिरोह है। ये इंपॉर्टेंट आपका जो है स्टेटमेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह है। किस यूनानी लेखक का कथन है?
ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग को पूछेगा। अब आप लोग आंसर क्या देंगे? जस्टिन। क्लियर है भाई? तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या कहा? आंसर होगा डाकुओं का गिरोह कहा। क्लियर? आइए, मेगास्थनीज ने, किसने? मेगास्थनीज ने सैन्य प्रशासन का वर्णन किया है। सैन्य प्रशासन का वर्णन किया है। जैसे नगर प्रशासन का वर्णन कौन किया है? मेगास्थनीज। उसी तरह से सैन्य प्रशासन का वर्णन कौन किया है? मेगास्थनीज। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मौर्य सैन्य प्रशासन का वर्णन कौन किया है, उल्लेख कौन किया है? मौर्य सैन्य प्रशासन के विषय में बताने वाले यूनानी लेखक का नाम बताइए। क्या बोलेंगे आप लोग? मेगास्थनीज। क्लियर है? आइए ध्यान रखिएगा, सेना को संचालित करने के लिए, सेना को संचालित करने के लिए नगर प्रशासन के ही तरह 30 सदस्यों का एक समूह था। 30 सदस्यों का एक समूह था। क्लियर? इस 30 सदस्यों के समूह को कितने समिति में बांट दिया गया? 6 समिति में। और प्रत्येक समिति में सदस्य कितने? 5। जैसे नगर प्रशासन है उसी तरह से सैन्य प्रशासन है। इसका उल्लेख कौन कर रहे हैं? मेगास्थनीज। क्लियर है? अब आइए, हर समिति का कार्य तय था। तो जिस तरह से नगर प्रशासन में हम लोग याद किए, उसी तरह से हम लोग को यहां भी याद रखना पड़ेगा। तो सैन्य प्रशासन में जो प्रथम समिति है उसकी जिम्मेवारी क्या थी? तो उसकी जिम्मेवारी है, आप लोग ध्यान रखेंगे, जल सेना की व्यवस्था। जल सेना की व्यवस्था करती थी। व्यवस्था करती थी। जल सेना की व्यवस्था करती थी। क्लियर? आइए, दूसरी समिति याद रखना है। दूसरी समिति, दूसरी समिति में लिखिएगा सामग्री सेना के लिए, सामग्री सेना के लिए सामग्री, यातायात, यातायात, रसद आदि की व्यवस्था करती थी। कौन समिति भाई? दूसरी समिति। आइए, तीसरी समिति। कौन समिति? तीसरी समिति। तीसरी समिति का क्या कार्य था? तो पैदल सैनिकों की, पैदल सैनिकों की व्यवस्था। क्लियर? आइए, चौथी समिति। पहला हो गया पैदल, क्लियर है? तीसरी समिति। अब है चौथी, अश्वारोही। अश्वारोही सेना की व्यवस्था। आइए, पांचवी समिति, गज सेना की व्यवस्था। और छठी समिति, ये जो है, ये है आपका रथ सेना। तो इस तरह से अगर आप ध्यान देंगे ना, 2-4 बार देख लेंगे इसको ध्यान से, तो फिर ये बहुत टफ नहीं है, आराम से दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए बताइए, पहली समिति का क्या कार्य है भाई? जल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति सेना के सामग्री, यातायात एवं रसद आदि की व्यवस्था। तीसरी समिति पैदल सैनिकों। चौथी समिति अश्वारोही सेना। पांचवी समिति गज सेना और छठी समिति रथ सेना। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं न्याय प्रशासन। कौन प्रशासन भाई? न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, और ये कॉमन बात है, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है। तो स्वाभाविक है सम्राट जो है सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी हैं। तो चलिए, मौर्य सम्राट सर्वोच्च, मौर्य सम्राट सर्वोच्च
क्या है? मौर्य सम्राट सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय तथा अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश था। क्लियर है? तो मौर्य सम्राट सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश था। क्लियर है? आइए, ग्राम सभा याद रखेंगे आप लोग। कौन सभा? ग्राम सभा सबसे छोटा, ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था जहां ग्रामनी एवं ग्राम के बुजुर्ग मिलकर न्याय करते थे। इस पर ध्यान दीजिएगा भाई। सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन हो गया? सम्राट। और सबसे छोटा न्यायालय कौन? ग्राम सभा। और ग्राम सभा में जो निर्णय होती थी वो किनसे मिलकर? तो आंसर क्या देंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा ग्रामनी एवं ग्राम के बुजुर्ग मिलकर। क्लियर है? आइए, अर्थशास्त्र में दो तरह के न्यायालय की बात की गई है। अर्थशास्त्र में दो तरह के न्यायालय, कितने तरह के न्यायालय? दो तरह के न्यायालय का उल्लेख मिलता है। कितने तरह का न्यायालय भाई? दो तरह के न्यायालय का उल्लेख मिलता है। आइए, फर्स्ट है धर्मस्थीय। धर्मस्थीय फर्स्ट न्यायालय का नाम क्या है भाई? धर्मस्थीय। और यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। धर्मस्थीय न्यायालय ये दीवानी न्यायालय था। कैसा न्यायालय? दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय का मतलब हुआ जहां जमीन जायदाद का केस हो। और प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो व्यावहारिक। कौन थे भाई? व्यावहारिक। और दूसरा जो है वो है कंटक शोधन। दूसरे न्यायालय को क्या कहते हैं? कंटक शोधन। और ये किस प्रकार का था? तो फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय मतलब क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट, मारपीट, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सब कहाँ चलेगा? फौजदारी न्यायालय में। और इस न्यायालय के प्रमुख को क्या कहते थे हम लोग? प्रदेष्टा। क्या कहते थे? प्रदेष्टा। तो अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के न्यायालय का वर्णन है या उल्लेख है? आंसर क्या देंगे? दो प्रकार का। क्लियर है? आइए, अशोक के समय याद रखेंगे। किसके समय? अशोक के समय जनपद के या जनपद का मुख्य न्यायाधीश, ऐसा कर दीजिए, जनपद का मुख्य न्यायाधीश। तो अशोक के समय जनपद का मुख्य न्यायाधीश कौन था? रज्जुक। कौन भाई? रज्जुक। अगला है नगर का। अशोक के समय नगर का प्रमुख, नगर का मुख्य न्यायाधीश, नगर का मुख्य न्यायाधीश अशोक के समय नगर के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते थे? तो आंसर देंगे हम लोग व्यावहारिक। व्यावहारिक। क्लियर है? क्या कहेंगे? व्यावहारिक। आइए, अब एक क्वेश्चन लास्ट है न्याय व्यवस्था में कि दंड व्यवस्था कैसी थी? तो दंड व्यवस्था कठोर थी। दंड व्यवस्था क्या थी? कठोर थी। केंद्रीकृत शासन प्रणाली को चलाने के लिए दंड व्यवस्था जब तक कठोर नहीं होगी तो प्रशासन का भय उत्पन्न नहीं होगा। आज क्या हो गया है हम लोगों के यहाँ इस लोकतंत्र में? किसी को किसी से कोई भय ही नहीं है, क्योंकि दंड व्यवस्था हमारा लचर स्थिति में है। तो दंड व्यवस्था अगर कठोर होगा तभी डिसिप्लिन होगा। तो मौर्य प्रशासन काफी अनुशासित प्रशासन था, केंद्रीकृत प्रशासन था, नौकरशाही की जटिल व्यवस्था थी। और वैसी परिस्थिति में अगर दंड व्यवस्था कठोर नहीं होगी तो यह व्यवस्था कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो दंड व्यवस्था कैसा था भाई? कठोर था। क्लियर है? कठोर थी। अब मृत्यु दंड दिया जाता था।
कैसा दंड? मृत्युदंड, अंग विच्छेद, कारावास, जुर्माना इत्यादि। तो ये सारा जो है दंड व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो ये हम लोग किए न्याय प्रशासन। कौन प्रशासन भाई? न्याय प्रशासन। अब लास्ट है हम लोग का गुप्तचर प्रशासन। कौन प्रशासन? गुप्तचर प्रशासन। चलिए अब देखते हैं हम लोग गुप्तचर व्यवस्था। कैसी व्यवस्था भाई? गुप्तचर व्यवस्था। और आप लोग को हम बताए थे कि गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन अर्थशास्त्र से मिलता है, अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है। वर्णन कहाँ है? अर्थशास्त्र में। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य काल के गुप्तचर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। यह क्वेश्चन पूछेगा, कर देंगे आप लोग। बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान देना है। देखिए इतिहास क्या है ना, कठिन नहीं है, बोझिल नहीं है, इंटरेस्टिंग विषय है। लेकिन आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तब तो, ध्यान देंगे तब तो। और अगर एक बार अच्छे से ध्यान देकर आप कर लिए तो फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बताइए, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन या उल्लेख कहां मिलता है? अर्थशास्त्र में। कर पाएंगे? चलिए, गुप्तचर से संबंधित विभाग को गुप्तचर विभाग, ऐसा कर दो ना भाई, गुप्तचर विभाग को कहते थे। ध्यान दीजिए, पूछेगा कि मौर्य काल में गुप्तचर विभाग को क्या कहते थे, तो आराम से लिखिए, महामात्याप सर्प, महामात्याप सर्प। ये हुआ महामात्याप सर्प, यो है ये मात्याप सर्प। तो मौर्य काल में या अर्थशास्त्र में गुप्तचर विभाग को क्या कहते थे? महामात्याप सर्प। क्लियर है? आइए अगला ध्यान दीजिएगा कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहते थे। तो गुप्तचर को कहते थे हम लोग गूढ़ पुरुष। क्लियर है? तो बताइए अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचर को क्या कहते थे हम लोग? गूढ़ पुरुष। क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अगला देखिए, गुप्तचर के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे? तो गुप्तचर के प्रमुख अधिकारी को हम लोग क्या कहते थे? तो आंसर लिखिएगा सर्प महामात्य। सर्प महामात्य क्या कहते थे भाई? सर्प महामात्य। गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दो प्रकार के गुप्तचर का उल्लेख मिलता है। दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। क्लियर है? दो प्रकार कौन कौन है भाई? एक है संस्था, एक क्या है? संस्था, पहला प्रकार। और दूसरा प्रकार है संचरा। तो गुप्तचरों का उल्लेख, कितने प्रकार के गुप्तचर का उल्लेख मिलता है? दो प्रकार, संस्था और संचरा। संस्था नामक जो गुप्तचर थे वो एक जगह संगठित होकर, क्या करके भाई? संगठित होकर कार्य करते थे, संस्था। और ये जो संचरा नामक गुप्तचर हैं ये क्या करते थे? तो ये भ्रमणशील गुप्तचर थे। भ्रमणशील गुप्तचर। कैसे गुप्तचर भाई? भ्रमणशील गुप्तचर को कहते थे संचरा। और जो एक स्थान पर अस्थायी रूप से संगठित होकर गुप्तचरी का कार्य करते थे उसको क्या कहते थे? संस्था। तो संस्था कैसा है? जो संगठित होकर कार्य करते थे, संगठित होकर कार्य करते थे। क्लियर है भाई? तो इस तरह से आज हम आप लोगों को प्रांतीय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन और गुप्तचर व्यवस्था पर करवाए हैं। तो ये जो है हमारा ये मौर्य प्रशासन यहां पर कंप्लीट हुआ।
अब एक क्लास और चलेगा आप लोगों का, जिसमें हम मौर्यों के सामाजिक, आर्थिक और उस समय की कला और संस्कृति वगैरह पर एक क्लास लेंगे और इसके बाद मौर्य काल समाप्त हो जाएगा और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग का समाप्त होगा, जो काफी परीक्षोपयोगी है। ये आप लोग को भी लगता होगा। कोई भी सेट बनाइए, एंशिएंट इंडिया से अगर सबसे ज्यादा प्रश्न कहीं से आया है तो वो है मौर्य काल। तो मित्रों, मौर्य काल उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, मजा ले रहे होंगे और इंटरेस्टिंग बनाने का मेरा पूरा प्रयास है और काफी परीक्षोपयोगी है। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं रहना है संभवतः। क्लियर है? तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं लास्ट मौर्य क्लास में। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे मौर्योत्तर काल। कौन काल भाई? मौर्योत्तर काल। तो जय हिंद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।